नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में। गुजरात का 2022 का विधानसभा पूर्व चुनावों से कई मामलों में अलग है। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दो तरफा चुनाव होता रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के एंट्री से चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना भाग्य आजमाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी को उस समय में 1% से भी कम वोट मिला था और कई जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से गुजरात में एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी की बैठ बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में मिले सफलता के बाद काफी उत्साहित है। जो वहां से बातें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि गुजरात का विधानसभा का चुनाव त्रिपक्षीय होने जा रहा है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि 1995 के बाद 27 वर्षों से जो उनका किला बना रहा है वो बना रहेगा 2022 में, या आम आदमी पार्टी उस किला को भेदने में सक्षम होगी। अगर जो हम 2002 से चुनावों रिजल्ट्स को देखें तो हमें लगता है कि बीजेपी का सीट लगातार घटा है, लेकिन बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है। 2002 में जब गुजरात दंगों के बाद चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 127 सीटें आई थी, कुल 182 विधानसभा के क्षेत्र में। 2007 में ये घटकर 117 पर आ गया, 2017 में घटकर ये 99 पर आ गया। हम इस इशू पर बात करने के लिए आज हमने बुलाया है वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी को। विनय कुमार जी पॉलिटिकल क्षेत्र में इनकी 25 वर्षों से ज्यादा की भूमिका रही है। ये बिहार में कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को कवर कर चुके हैं, झारखंड में, बिहार में और अन्य राज्यों में। विनय जी, आपको क्या लगता है कि 2022 का चुनाव पिछले चुनाव से कैसे अलग है? देखिए, दो चीजें हैं। पहले क्या हो रहा था, गुजरात का अगर चुनाव देखें, जैसे कि आपने पहले कहा कि वहाँ का चुनाव आमने सामने का होता था, यानी कांग्रेस और भाजपा एक पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। पक्ष में अगर कांग्रेस जीतती थी तो विपक्ष में भाजपा रहती थी। अगर भाजपा जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस विपक्ष में रही। लेकिन इस बार बहुत सीरियसली आम आदमी पार्टी का इंट्रेंस हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग विशेषज्ञ लोगों का ये भी कहना है कि एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग आप और कांग्रेस के बीच में हुई, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट को एक तरह से पीछे कर लिया, क्योंकि वहां वोटों का बंटवारा नहीं होना देना चाहता था आम आदमी पार्टी। और इसके बदले में कांग्रेस से कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान कांग्रेस नहीं करे, क्योंकि कांग्रेस का वहां तेजी से उभार हो रहा है। खास करके जूनागढ़ वगैरह के इलाके में आपके जो लोग जा रहे हैं या वहां पर जो लोग हैं वो काफी पसंद कर रहे हैं आपको। तो आप एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। और इन चीजों को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि वहां गुजरात के हैं, गुजरात से वो आते हैं, वहां के नसों को जानते हैं, वहां के एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, उन्होंने इस बार बहुत बड़े पैमाने पर टिकटों में फेरबदल किया है और काफी उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे उनको हटाने का काम किया, उनकी जगह पर नए चेहरों को लाने का काम किया। क्योंकि एंटी इनकॉम्बेंसी जो है वो इस बार बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए नए कैंडिडेट को लाया गया है। क्योंकि पुराने जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो परफॉर्म नहीं किया तो उसके खिलाफ मतदाता मतदान करते, तो उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने ये चाल चलाई। इसके पहले भी आप देखें, एंटी इनकम्बेंसी पर आएंगे। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये हमने देखा कि हिमाचल चुनाव में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पहले 6 महीने पहले उन्होंने शुरुआत की थी, बाद में वो तो बैकआउट कर गए और बाद में
गुजरात में जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पर थी पिछले चुनाव में, इस बार उनके जो मुख्य प्रचारक हैं राहुल गांधी, वो अभी तक इस चुनाव प्रचार से दूर नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या लग रहा है कि सही में इन लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर बीजेपी को हराने के लिए एक एक राज्य अपने में बांट लिया है? देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी अभी पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा उनका काफी सफल माना जा रहा है। दक्षिण के 4 राज्यों को होते हुए पदयात्री अब पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद अब 2-4 रोज में वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं। तो राजीव गांधी एक जो नॉन सीरियस नेता माने जाते थे, जिनकी छवि थी कि वो राजनीति में कैजुअली लेते हैं, तो वो छवि धूमिल मैंने जो बनाया गया था उनके बारे में, हालांकि वैसी बात नहीं थी। राहुल गांधी बहुत सीरियस नेता थे, हैं, और पहले से भी रहे हैं। लेकिन एक उनकी छवि पप्पू की बन गई थी, तो उस छवि से निकल गए एक तरह से अभी राहुल गांधी, और बहुत तेजी से इमर्ज किए हैं। और जो मोदी के खिलाफ जो फोर्स देश में है, उस फोर्स का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो 2024 का भी चुनाव होगा, बहुत अच्छा चैलेंज राहुल गांधी देंगे। नहीं, जिस तरह हमने से ये पूछा कि क्या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एक राज्य मेरा एक राज्य आपका? नहीं, हम क्योंकि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से ही सत्ता अपने हाथ में लिया। देखिए, दो चीजें हैं ना। अगर पंजाब का आप उदाहरण लेंगे, तो पंजाब में जिस तरह से अमरिंदर सिंह को हटाया गया, अमरिंदर सिंह के कारण ही वहां सरकार बनी थी। अमरिंदर सिंह को जब हटाया गया तो आपका उभार हुआ। पिछला बार भी अगर पिछला चुनाव पंजाब का देखेंगे तो उसमें भी आपका उभार हुआ। लेकिन उस समय अमरिंदर सिंह मैनेज करने में सफल हो गए। अमरिंदर सिंह वहां के जड़ों को जानते हैं, वहां के तमाम वर्कर को जानते थे। तो वो जो कांग्रेस का सेटबैक हुआ, उसके कारण आम आदमी को सफलता मिली। लेकिन अब जब गुजरात की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का पहले से शेड्यूल था, तो राहुल गांधी का जाने का सवाल नहीं। लेकिन हिमाचल में प्रियंका गांधी काफी प्रचार की थी, और अब देखना है कि गुजरात में अभी तक प्रचार में मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी गई भी नहीं है। तो अब प्रियंका कहाँ कितना प्रचार करती है, क्योंकि राहुल गांधी की कमी को प्रियंका दूर करती। लेकिन कहा जा रहा है कि इस खेल के पीछे शरद पवार कहाँ थे, और शरद पवार ने अंदर से ऐसा डीलिंग कराया है कि आप हिमाचल को छोड़ दीजिए और कांग्रेस थोड़ा सा गुजरात में आपको एज दे दे, जिससे कि आमने सामने की लड़ाई हो। और जो कल ही हमारी गुजरात से के सूरत बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ खास करके प्रवासी बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग काफी संख्या में रहते हैं। तो वहाँ के एक पदाधिकारी से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सीधी टक्कर आप और बीजेपी के बीच में है, और आप बहुत तेजी से उभर रहा है। कल संयोग से वहां पर झारखंड के भी मुख्यमंत्री रघुवर दास का दौरा चल रहा था, तो उसी लिए चूंकि काफी लोग वहां बिहार के, गुजरात के लोग सूरत में रहते हैं, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए। और पिछला बार भी अगर आप देखेंगे, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी सूरत के इलाका में ही बीजेपी को सफलता मिली और बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम हो गई। वरना अन्य इलाकों में, गुजरात के अन्य इलाकों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था पिछले चुनाव में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले बार यहाँ से जो सोमनाथ है, उसमें 3 विधानसभा के आते और वहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस इसके पहले अच्छा नहीं रहा था। तो क्या लगता है प्रधान जो एम फैक्टर है गुजरात में, वो माइनॉरिटी का हो या मोदी जी का हो, वो कौन सा फैक्टर एम फैक्टर में काम करेगा? देखिए, गुजरात या गुजरात की मानसिकता को आप देखेंगे, तो वो अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश की मानसिकता से तोलेंगे तो वो संभव नहीं है। क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं वो व्यापार में जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, खाने कमाने में विश्वास करते हैं, रोजी रोटी अपना कमाने में। आप क्या है कि बिहार उत्तर प्रदेश में आपको लगेगा बैठ बैठ कर खाने वाले ज़्यादातर लोग मिलेंगे, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है। गुजरात में हर लोग काम करते रहते हैं, अपना बिजनेस करते रहते हैं, तो वहाँ का मेंटलिटी दूसरे तरह का। वहाँ का अगर आप प्रचार सिस्टम को देखेंगे, तो कोई उस तरह का लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा, कोई उस तरह का पर्चा पोस्टर नहीं मिलेगा। एक हमारे मित्र अभी पिछले दिनों रिपोर्टिंग के सिलसिले में गए थे, तो बता रहे थे कि वहाँ का जो है बड़ा से बड़ा कैंडिडेट के पास जब आप मिलने जाइएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई उस तरह का पुलिस का व्यवस्था नहीं, कोई उस तरह का ताम झाम नहीं, जो बिहार में और उत्तर प्रदेश में या झारखंड में ऐसा असंभव होगा। अगर कोई बड़ा नेता है या कोई मजबूत नेता है, तो वो उसका ताम झाम इतना बड़ा रहेगा कि आपको कैंडिडेट से मिलने में परेशानी होगी।
लेकिन वहाँ बड़े से बड़े नाम जो है, बड़े से बड़े पैसे वाले नाम हैं, उनसे आप आसानी से मिल नहीं, सकते हैं। एम फैक्टर की बात हो रही है, एम फैक्टर उसमें कौन सा एम फैक्टर चलेगा? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता भी है और मोदी जी की लोकप्रियता से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी परफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने परफॉर्म किया है। गुजरात के जो इलाका है, पेयजल की व्यवस्था उन्होंने किया, बिजली की व्यवस्था किया, उद्योग धंधा बढ़ाने का काम किया। अब उद्योग के तमाम व्यापारी बॉम्बे छोड़कर फिर गुजरात लौट रहे हैं। तो गुजरात काफी समृद्ध राज्य बनाने में नरेंद्र मोदी की भूमिका है, और इस भूमिका को तो ये लोग क्या, देखते हैं। नहीं, ये जो मोदी जी की भूमिका है, क्योंकि गुजरात में तो इतने मुख्यमंत्री कहते हैं कि बदले गए हैं कि लोगों को नाम भी पता नहीं रहता है गुजरात के बाहर, चाहे गुजरात में भी जो रिमोट एरियाज हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। तो ऐसे स्थिति में जो 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और जो बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं, तो मोदी जी का चमत्कार इस बार 2022 में बीजेपी की नैया पार कराएगी? मुझे तो लगता है, जो अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार, मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर भाजपा नैया पार करेगी। अगर मोदी की लोकप्रियता में कमी आएगी तो नैया डगमगाएगी, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार मोदी की लोकप्रियता कायम है, मोदी का जादू कायम है, और मुझे लगता है कि गुजरात में मोदी सफल होंगे। तो आपका क्या कहना है कि जो नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नंबर 1, 2, 3 के पोजीशन पर कौन रहने वाले हैं? देखिए, अगर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेला जी का हम सुन रहे थे पिछले दिनों इंटरव्यू, तो बघेला जी के वो अगर माने तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, आप कहीं पार्टी में हैं। लेकिन जो आम लोगों से हमारी बात हुई है, कुछ आम लोगों, जो हमारे वहाँ मित्र हैं, उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि आप बहुत सीरियस कैंडिडेट है, और कहीं आपका नंबर, जो विधायकों की संख्या है, कांग्रेस से ज्यादा न हो जाए, जो वहाँ के लोग, जनमानस के लोग कह रहे हैं। अब वैसे तो चुनाव चूंकि संभावनाओं का खेल है, भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है, कोई ज्योतिषी ही भविष्यवाणी कर सकता है। तो क्या हम लोग, जैसे बंगाल में हुआ था कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस, या तो ममता थी या लेफ्ट पार्टी उनके अपोजिशन में थे, लेकिन जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें लेफ्ट और कांग्रेस जीरो पर आ गए और मेन अपोजिशन में बीजेपी आ गई और ममता आ गई। तो गुजरात में भी क्या हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जगह पर या तो सत्ता में आम आदमी पार्टी है या मुख्य विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी आ जाए? जो वहाँ रिपोर्टर अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो सूचनाएं मिल रही है, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये एक बात निश्चित रूप से है। लेकिन अब चुनाव में क्या है कि चुनाव में सीटों को कितना कन्वर्ट करना, आपकी लोकप्रियता सीट में कितना कन्वर्ट होता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो सीटों में कितना परिवर्तित होगा, ये तो 8 दिसंबर को जब काउंटिंग होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी इतना कहा जा सकता है कि आप एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। केजरीवाल की छवि अच्छी है, साफ सुथरा छवि है, और केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस का जड़ मजबूत है, वहां से बड़े बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं। तो ये जो दिल्ली का इम्पैक्ट है वो गुजरात पर आम आदमी को प्रभाव करेगा कि नहीं? शराब घोटाला है और अभी सत्येंद्र जैन का जो वीडियो मसाज करते हुए आया है, ये सब प्रभावित करेगा कि नहीं चुनाव को? करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जड़ता को कभी कभी खत्म करने के लिए बदलाव मतदाता चाहते हैं। तो बदलाव, अगर बदलाव की भावना होगी कि 27 साल से एक जड़ता कायम है, हम परिवर्तन करें, तो परिवर्तन में वहां पर कांग्रेस और आप, यही दो विकल्प है। कांग्रेस को चूंकि लोग वहां आजमा कर देख चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के सरकार में दंगा पर नियंत्रण कर दिया। नरेंद्र मोदी के समय में दंगा बंद हो गया था वहां, और आज भी दंगा नहीं होता, जबकि गुजरात दंगों के लिए जाना जाता था। हर समय दंगा होते रहता था। आप वहाँ के मदरसों को देखिए, मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है। लोग मदरसों का, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो मदरसों में भी जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि हम क्रिकेटर बनेंगे, हम फुटबॉलर मैराडोना बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे। तो ये भावना वहाँ स्कूल कॉलेज का व्यवस्था बेहतर हो गया है, और ऐसे में वहाँ का जनमानस जो है, लोग चाहता है कि हम मुख्य धारा में जुड़े, और मुख्य धारा में जुड़े रहने के लिए लगता है कि भाजपा के साथ ही रहे, क्योंकि भाजपा विकास की बात कर रही है, उद्योग धंधा बढ़ाने की बात कर रही है। आज बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं वापस गुजरात लौटकर, बंबई छोड़कर गुजरात आ रहे हैं, गुजरात का विकास दर बढ़ रहा है। तो भाजपा तो वहाँ बहुत ही मजबूत है, और भाजपा व्यवस्थित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है। लेकिन
केजरीवाल जो है अभी उनको कैडर बनाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना कैडर के भी पार्टी सफल होती है। जैसे आप 77 का चुनाव देखेंगे, कोई पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी भी बाद में बनी, चुनाव के बाद जनता पार्टी का निर्माण हुआ। उसी तरह से आप देखिएगा कि 89 में बीपी सिंह की कोई पार्टी उस तरह से नहीं थी, लेकिन जनता ने उनको जिताने का काम किया। तो कभी कभी जनता जिताने का, जैसे केजरीवाल जब दिल्ली में आए तो उनका पार्टी का उस तरह से संगठन नहीं था, लेकिन जनता ने जिताने का काम किया। तो अगर जनता मन बना लेती है तो बदलाव करती है, लेकिन गुजरात में बदलाव इतना आसान नहीं है। चलिए, अब हम लोग गुजरात में बदलाव होगा नहीं होगा, एम फैक्टर कितना कारगर होगा, ये तो हमें 8 दिसंबर को पता चलेगा जब ईवीएम से काउंटिंग होगी। अपना आपका क्या विचार है इस विषय पर, आप हमें कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।